Hello and good morning everyone. I welcome you all at OS News Analysis. Today is 17th June 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज यूनियन मिनिस्टर्स हाउस टॉस्ड बाय मॉब इन इम्फाल. यू ऑलरेडी नो कि मणिपुर में यहाँ पे क्या चल रहा है, वॉयलेंस चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है कम्युनिटीज के बीच में. कौन कौन सी दो कम्युनिटीज, यहाँ पर आपकी एक मीती कम्युनिटी एंड आपकी जो कुकी ट्राइब्स हैं, तो उनके बीच में यहाँ पर क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है. इसी के चलते इम्फाल में भी थोड़ा जो क्या हुआ है कि इम्फाल जो है क्या है आपका मणिपुर का कैपिटल है. तो जो मॉब है, मॉब मतलब आपकी क्या होती है, भीड़ होती है. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी भीड़ ने इकट्ठा होकर यूनियन मिनिस्टर्स हाउस टॉर्च, यूनियन मिनिस्टर का जो हाउस था, रेसिडेंशियल एरिया था, वहां पर उन्हें टॉर्च किया. मतलब कि उनका जो हाउस है वहां पर एक तरीके से लूटपाट मचाना और इकट्ठा होना, फायर वगैरह वहां पर लगाना. तो इस तरीके की चीजें यहाँ पर अभी की गई हैं. तो इसी तरीके से ये अब देखते हैं ये जो इशू है मणिपुर का कब यहाँ पर शांत होता है. तो ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली फेल्ड इन मणिपुर. मणिपुर में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो कैसा हो रहा है, कंप्लीटली फेल होता हुआ नजर आ रहा है. ओके, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो कल का क्वेश्चन था उसे डिस्कस करते हैं. आई होप यहाँ पे सभी ने इसे आंसर किया था. कल किसी ने भी आंसर नहीं किया इस क्वेश्चन का आंसर, बट देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विथ रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये आपका 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएससी के द्वारा इसे पूछा गया था. ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं. किसके रेफरेंस में, तीस्ता रिवर के रेफरेंस में. तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें से सही है और कौन सी गलत है. तो आप यहाँ पर देखेंगे, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम. इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि आपकी एक ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप सभी को पता ही, अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है. दूसरी आपकी आती है तीस्ता रिवर. तो क्या दोनों का सोर्स एक ही जगह से है, मतलब रिवर जो ब्रह्मपुत्र है वो भी एक जगह से निकल रही है. जैसे कि आप सभी को पता है ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है. ठीक है, तो जो तीस्ता रिवर है क्या वो भी तिब्बत से यहाँ पर फ्लो होती है, उसका भी सोर्स वही है. तो आपका ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है. क्यों, क्योंकि जो रिवर तीस्ता है वो तिब्बत से नहीं निकलती है. ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका ऑप्शन आता है, रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन सिक्किम एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता. तो दिस ऑप्शन इज राइट. मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है. जो रंगीत रिवर है तीस्ता रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जो सिक्किम में ही क्या होती है, आपकी ओरिजिनेट होती है. थर्ड हमारा जो स्टेटमेंट है, रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश. इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रिवर तीस्ता है, तो आप देखेंगे अगर हम हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप देखते तो कुछ इस तरीके से आपका आता है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश होता है. ओके, तो ये पूछा जा रहा है कि जो रिवर तीस्ता होती है तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उससे होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है. तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि जो रिवर तीस्ता होती है सिक्किम से फ्लो होते होते ये वेस्ट बंगाल में आती है और वेस्ट बंगाल से ये फिर कहाँ जाती है, बांग्लादेश में जाती है. और वहां से बांग्लादेश से ये कहाँ फ्लो होती है, आपकी डायरेक्टली कहाँ, बे ऑफ बंगाल में. ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली. अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको जो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे कहता है कि जो रिवर तीस्ता का जो सोर्स है वो ईस्टर्न हिमालयाज है. हमने यहाँ पे हिमालयाज देखे, तो आपका क्या होता है, ये पूरा वेस्ट हिमालय होता है. अगर हिमालय की रेंज इस तरीके से होती है, ये आपका वेस्टर्न हिमालयाज होता है, ये मिडल हिमालयाज होते हैं और ये ईस्टर्न हिमालयाज होते हैं. जो आपका नेपाल साइड में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो साइड है वहां पर हमारा क्या होता है, ईस्टर्न हिमालयाज हम उसको कहते हैं. यहाँ पे जो हिमालयाज है उनको कैटेगराइज किया गया है. तो रिवर तीस्ता का जो सोर्स है वो क्या है, ईस्टर्न हिमालयाज है, ना कि तिब्बत है. और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका जो सोर्स है वो तिब्बत से निकलती है. आप सभी को पता है चाइना में तिब्बत, तो चाइना से वहां से तिब्बत से निकलती. तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो गलत हो जाता है. सेकंड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या है, रिवर तीस्ता. ठीक है, और ये आपकी जाती है यहाँ से रंगित रिवर.
तो ये क्या है आपकी जो रिवर तीस्ता की ट्रिब्यूटरी है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्या है कि रिवर तीस्ता फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल इन बांग्लादेश आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पहले रिवर तीस्ता कहाँ जाती है आप देखेंगे, ये रिवर तीस्ता यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में आती है और वेस्ट बंगाल से होते होते ये बांग्लादेश में, और बांग्लादेश के बाद यहाँ पर कहाँ जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में डायरेक्टली फ्लो हो जाती है। तो आई होप आप सभी का यहाँ पर आंसर सही होगा जिसने यहाँ पर आंसर दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन है, अब आप सभी को इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। कल किसी ने भी यहाँ पर आंसर नहीं दिया था इस क्वेश्चन का, ठीक है, तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में सर्च करिए, पढ़िए, आपकी इसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट होंगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि हम यहाँ पर एक दिन बैठ जाएंगे और एक एक रिवर का यहाँ पर रिवीजन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, और एक एक जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, याद करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर, मतलब जो क्वेश्चंस के थ्रू ही आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से अगर आप डेली क्वेश्चंस करेंगे, इवन आपको नहीं पता है इसका आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं पता है, आप गूगल कर लीजिए, आपके पास इतने सारे, आजकल तो हमारे पास कितने ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है, इंटरनेट पर सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, तो आप गूगल्स कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे जो अदर रिसोर्सेस हैं आप उनसे अपनी हेल्प ले सकते हैं। आपको हार्डली कितना 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में, है ना, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। देखिए क्वेश्चन क्या है आज का, अब यहाँ पर मुझे सभी के आंसर चाहिए आज कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो इसमें आपको 3 रिवर दी गई हैं, दिबांग, कामेंग एंड लोहित। तो इसमें से कौन सी जो रिवर है वो किसकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है? तो आपका ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पे, फर्स्ट ओनली, क्या सिर्फ दिबांग रिवर ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, कामेंग रिवर एंड लोहित रिवर। तो इसमें से कौन सा जो कोड है वो राइट है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अभी आपको कमेंट करना है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करेंगे, उसके बाद इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। लास्ट में क्वेश्चन जब हमारा ये एनालिसिस पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपकी जो डीपीएसपी है, ठीक है, तो उसमें कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या क्या डीपीएसपी है? पहला हमारा सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स फॉर इंडिया आ यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहला आपका ये आ जाता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स, प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, सिक्योरिंग फॉर ऑल द वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें से हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द अबव आर द गार्डियन प्रिंसिपल्स दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम देखते हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गार्डियन प्रिंसिपल्स हैं आपको, और वहां पे सोशलिज्म के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो उसमें से हमें ये बताना है कि ये जो ऑप्शंस हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से जो कौन सा प्रिंसिपल है जो गार्डियन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है ना। अगर आपने डीपीएसपी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर पता होगा डीपीएसपी किस में आता है, आपका पार्ट 4 में आता है सबसे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये कहा गया है कि डीपीएसपी में हमने देखा था कैटेगराइजेशन किया गया है, आपके कुछ गार्डियन प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो गांधी जी के जो आइडियाज थे उनके बेसिस पर यहाँ पर कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। आपके यहाँ पे सोशलिज्म है, ठीक है, कुछ जो सोशलिस्ट आपके जो नेहरूवियन प्रिंसिपल्स हैं। तो इन बेसिस पर हमें ये बताना है कि जो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे और इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें से फिर हमें ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर गार्डियन प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पर देंगे। तो चलिए अब एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है, आप सभी ने देखा गुजरात में यहाँ पर आप सभी क्या हुआ, बिपरजॉय जो आपका साइक्लोन है उसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब देखिए इस आर्टिकल को हम, एक और आर्टिकल है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल है नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला, वार्मिंग ओशंस मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। हम पहले क्या देखते थे, अगर हम हिस्ट्री को अपनी देखेंगे तो ये आपका इंडिया हो जाता है, ये पेनिनसुला इंडिया है आपका। ओके, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है और ये है आपका बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल का आपका जो वाटर है, ओशन का मतलब जो वाटर है वो ज्यादा वार्म होता था इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी। बट आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग अरेबियन सी का जो वाटर है वो भी वार्म होने रहा है, जिसके कारण हमें जो साइक्लोन जैसी एक्टिविटीज है वो अरेबियन सी में भी क्या देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ रीजंस बताए जा रहे हैं कि जैसे कि जो बे ऑफ बंगाल में आपके साइक्लोन्स आए हैं उसको IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अच्छे से उसका फोरकास्टिंग की थी कि उसका डायरेक्शन क्या होगा
और ये कम लैंडफॉल करेगा, यहाँ पे कितना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, उसका जो मतलब कि स्पीड है वो कितनी रहेगी, तो उसकी फॉरकास्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करी। अभी रिसेंट में आपका मोका साइक्लोन आया था, ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें की गई थी, उसका डायरेक्शन क्या होगा सारी, ओके। उससे पहले भी हमने यहाँ पर देखा था कि जो साइक्लोन यास था, साइक्लोन मैंडूज, साइक्लोन गुलाब, तो ये सारे कहाँ पर आए हैं, आपके बे ऑफ बंगाल में आए हैं। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। तो आईएमडी ने इसकी फॉरकास्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करी थी कि इसका डायरेक्शन किस साइड में होगा, किस साइड में नहीं होगा, मतलब कि 1 वीक पहले ही क्या बता दिया था, इसका पूरा जो फॉरकास्टिंग वो कर दी गई थी। बट अरेबियन सी में अब क्या हो रहा है, इसकी फॉरकास्टिंग करने में जो साइक्लोन्स अरेबियन सी में आ रहे हैं बहुत ज्यादा हार्ड हो रहे हैं। हार्ड क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अरेबियन सी में पहले तो इतने ज्यादा साइक्लोन्स आते ही नहीं थे, अब यहाँ पर क्या हुआ है, साइक्लोन्स आना स्टार्ट हुए हैं, ओके। तो जो साइक्लोन्स की जो स्ट्रेंथ है, ड्यूरेशन है अरेबियन सी में, उसको डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। मुश्किल क्यों हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर जो विंड्स होती हैं, हम यहाँ पर देखेंगे आपकी कुछ विंड्स होती हैं। इट इज द विंड इन द अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर कॉल्ड स्टीयरिंग विंड्स। आपकी स्टीयरिंग विंड्स कौन सी होती हैं कि जो आपका अपर एटमॉस्फेयर होता है वहां पर जो विंड्स फ्लो होती हैं उसे स्टीयरिंग विंड्स कहते हैं। उनका जो डायरेक्शन किस साइड में होगा, ओशन की जो लेयर्स हैं, यहाँ पर जो ओशन में भी आपको क्या देखने को मिलती है, वेरियस लेयर्स मिलती हैं, तो कौन सी लेयर कितनी ज्यादा यहाँ पर गर्म है, उनका टेम्परेचर कितना है, तो उस बेसिस पर भी हमें क्या करना है, तो उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, जिस बेसिस पर हम बताते हैं कि जो साइक्लोन होगा उसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन यहाँ पर कितनी होगी, तभी क्या होता है बेटर यहाँ पर जो प्रोडिक्शन है वो यहाँ पर काम करता है। बट अरेबियन सी में हमें जो साइक्लोन्स है, हम सिर्फ 1 या 2 दिन पहले ही क्या कर पाते हैं, उसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि उसका डायरेक्शन किस साइड में होगा। अभी भी जो ये साइक्लोन बिपर जो है आपका आया है, उसमें फॉरकास्टिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है अचानक से ही, मतलब कि बहुत ही माइन्यूट टाइम में ही उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया था, चेंज हो गया था, ठीक है। इसी के कारण हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इतना ज्यादा आपको डिस्ट्रक्शन गुजरात में देखने को मिल रहा है, ओके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पहले से एक प्रिपेयर्डनेस होती है उसको इंश्योर करना होगा। जिन एरियाज में यहाँ पर साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो वहाँ की अर्बन प्लानिंग को बनाए कर सकते हैं, अर्बन प्लानिंग में चेंजेस कर सकते हैं। मैनग्रोव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साइक्लोन्स को स्टॉप करने में, मतलब साइक्लोन की जो स्ट्रेंथ होती है, इंटेंसिटी होती है, तो मैनग्रोव्स क्या करते हैं, उसे स्टॉप करते हैं। बट आज के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जो मैनग्रोव्स है उनका बहुत ज़्यादा ही क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, हटाया जा रहा है, जिसके कारण जो साइक्लोन्स है उसका हमें और ज्यादा क्या देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ओके। तो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल योर फ्रॉम एडिटोरियल सेक्शन, यहाँ पर आप देखेंगे रेलवे सेफ्टी लिसन टू द वॉइस फ्रॉम बिलो। अब अभी यहाँ पर हाल ही फिलहाल में जो आपका उड़ीसा में इंसिडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का, तो उसके बारे में यहाँ पे फिर से बात की गई है। उसी के बारे क्या है कि जो रेलवे सेफ्टी है हमारी कहाँ से होनी चाहिए, बिलो से होनी चाहिए, मतलब नीचे लेवल पर होनी चाहिए। जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ पर डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, डाउन टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए, मतलब हमें नीचे से यहाँ पर सुनना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो रेलवे की सेफ्टी है उसको इंश्योर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो पूरा एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बहुत ही यूनिक फीचर इस एक्सीडेंट में हमें कुछ देखने को मिले। क्या देखने को मिले कि जो रेलवे मिनिस्टर है, पहली टाइम, मतलब कि पहले भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं रेलवेज में, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि रेलवे के जो मिनिस्टर है उन्होंने पूरा जो एक्सीडेंट साइट थी उसको विजिट किया। इवन वहां पर जब तक इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें चल रही थी उसको ओवरसी कर रहे थे, रेस्टोरेशन जो वर्क था जब तक पूरा खत्म नहीं हुआ, जो ट्रैफिक रिस्टोर नहीं हुआ, तब तक वो वहां पर रुके और उसका पूरा यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से असेसमेंट किया, ठीक है, उसे ओवरसी किया। इवन आपके जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, उन्होंने भी क्या किया, जो एक्सीडेंट की साइट थी उसको विजिट किया। तो ऐसा माना जा रहा है कि हिस्ट्री में मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हमें कुछ एक यूनिक फीचर रेलवे एक्सीडेंट में देखने को मिला है। अब देखिए ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात आ जाती है क्या कि हमें यहाँ पर रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे क्या है आपका, जैसे कि अदर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, आपका न्यूक्लियर फार्म हो गया, केमिकल प्लांट्स हो गए, तो ये एक जगह पर क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं, तो उन पर क्या कैसा स्टाफ है, कैसा वहाँ पर मैनेजमेंट है, सेफ्टी है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं। बट जो रेलवे होता है ये आपका बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, इसका जो जोग्राफिकल एरिया है फिजिकली आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा वाइड एरिया में स्प्रेड होता है रेलवेज। तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत है, मल्टीपल डिसिप्लिन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिसिप्लिन में रहें, उनको यहाँ पे क्लोज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। मतलब कि देखिए रेलवे की बात करते तो आपको पूरे इंडिया में रेलवे मिलेंगे, है ना, आप नॉर्थ से लेकर साउथ देखेंगे, ईस्ट से लेकर वेस्ट देखेंगे, तो आपको यहाँ पर चारों तरफ रेलवेज दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट होने चाहिए, पहली बात तो ये,
क्या, वेरियस डिपार्टमेंट्स, और उन डिपार्टमेंट्स के बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, जब कोऑर्डिनेशन होगा तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छे से होगा। क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन जो फ्लो होता है वो अच्छे से होगा, और जब इंफॉर्मेशन फ्लो अच्छे से होगा तो कोई भी जो एक्सीडेंट की चांसेस है वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, जो सेफ्टी है उसको इंश्योर कर पाएंगे। ओके, तो बट इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा कि रियल टाइम बेसिस पर जो ट्रेन्स हैं, अब देखिए नई ट्रेन को यहाँ पर लेकर आना, जैसे कि हम शाइनी ट्रेन्स बना देते हैं, रेलवे स्टेशंस बहुत अच्छे अच्छे बना देते हैं, बट जो सेफ्टी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। यहाँ पे न्यू ट्रेन लेकर आ जाना और रेलवे स्टेशन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बनाना इज नॉट एन सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, सेफ्टी। ठीक है, जो ट्रैक्स हैं उनकी सेफ्टी, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैनेजमेंट है, आपका स्टाफ है, उनको यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि वो क्या किसको इंश्योर करें, सेफ्टी को इंश्योर करें। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आप एक चीज इसमें और बताइए कि रियल एम्पावरमेंट, जो रेलवेज है उसमें रियल एम्पावरमेंट कब आया था। इसमें 3 डिकेड्स अगो की बात की गई, जब हमारा ब्रिटिश रेलवे यहाँ पर सिस्टम पूरा था। तो दिस इज नॉट सम आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट, कि कोई आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम जो रेलवे होता है आपका वो बहुत बड़े एरिया में क्या होता है, स्प्रेड होता है, तो उसको मतलब मैनेज करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हार्ड होता है। बट ये कोई आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। अ सिस्टम कॉल्ड कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम, ये कब डेवलप्ड हुआ था, डेवलप्ड बाय वन ऑफ द ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज नियरली 3 decades ago for the application on the British Railways in the mid 1990s। यहाँ पे जो ब्रिटिश रेलवेज है वहां पर इसका एप्लीकेशन हुआ था। ये कौन सा सिस्टम है आपका, कॉन्फिडेंशियल इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है एक्चुअली, The underlying philosophy is to encourage the lower staff to point out deviations on real time basis। इसमें इनकी फिलॉसफी क्या है कि जो लोअर स्टाफ है आपके, जो रेलवेज में जितने भी छोटे छोटे रेलवे स्टेशन है, जहां भी रेलवे का ट्रैक है, उनका जो लोअर स्टाफ है उनके बीच में उनको इनकरेज करना। क्योंकि क्या होता है कि जो रेलवेज है इसमें इंसिडेंट इस तरीके से होते हैं क्योंकि स्टाफ इतने ज़्यादा इनकरेज नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती उनके बारे में। वो क्या होते हैं, एक तरीके से चीज़ों को ध्यान नहीं देते कि हाँ ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें इनकरेज करना होगा लोअर स्टाफ को कि जितने भी यहाँ पर डेविएशंस आ रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो रियल टाइम बेसिस पे उसको यहाँ पर बताया जाए। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिपोर्टर, यहाँ पर जो रिपोर्टर्स है उसकी जो जिसने रिपोर्ट किया है कि मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर ट्रैक है तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। एंड इनकरेजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैंक व्यूज, यहाँ पर जो फ्रैंक व्यूज हो उसको भी क्या करना है, हमें इनकरेज करना है कि हम क्या क्या चीजें लेकर आ सकते हैं जिससे हमकी सेफ्टी आपकी इंश्योर हो। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, द सिस्टम इज टू इफेक्ट टर्न द कन्वेंशनल टॉप डाउन inspection on its head। This is the fact an example of real empowerment of staff। तो हमें मेनली यहाँ पर जो आपका लोअर स्टाफ है उससे एम्पावर करना होगा, तभी हम जो रेलवे है उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें लास्ट में यही कहा गया है कि इट इज नॉट स्पेक्युलर टू और अटेंडिंग ग्रेविंग लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ shining train or the commissioning of impressive station buildings therein lay real challenge sustaining safety of the railways। तो यहाँ पर हमारा मेन चैलेंज क्या है, आपकी रेलवे की सेफ्टी है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंप्रूविंग सेफ्टी, सस्टेनिंग द इंप्रूवमेंट इन्वॉल्वमेंट्स अंडर unremitting drudgery and hard work 24/7 365 days year after year and unlagmus endeavor। तो यहाँ पर हमें सेफ्टी को अगर इंश्योर करना होगा तो जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं, अभी हाल ही फिलहाल में हमारे जो रेलवेज है उसने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो रेलवे के कारण जो डेथ होती थी हम देखते थे 350% पर ईयर होती थी, इसको हमने चेंज करके 22% पर ईयर हो चुकी है। तो यहाँ पर कमेंडेबल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अचीवमेंट्स रेलवे ने यहाँ पर लेकर आए हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पे और भी चीजों को लेकर आना होगा जिससे हम क्या कर सके, रेलवे की जो सेफ्टी उसको इंश्योर कर सके। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ पाथ टू अ न्यू एंड इमिटेंट यूएस ईरान न्यूक्लियर डील। यहाँ पर क्या हुआ है कि यूएस और आपका देख रहे हैं अमेरिका के बीच में और ईरानियन डिप्लोमेट्स के बीच में थोड़ा इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस इंटरेक्शन की बात की गई है। इसमें मेनली ये बताया गया है कि लास्ट फ्यू मंथ्स फाइनली बिकम पब्लिक ऑन June 14 व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द सुल्तानेट ऑफ ओमान सईद बाबर अल-बुसैदी टोल्ड द मीडिया दैट द ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वर फाइनलाइजिंग अ डील ऑन द रिलीज ऑफ अमेरिकन प्रिजन्स इन ईरान। तो यहाँ पे डील हो रही है कि जो अमेरिकन प्रिजन्स हैं
मतलब कि जो अमेरिकन प्रिजनर्स हैं ईरान में, उन्हें क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। अब एक्चुअली ईरान के बीच में आप सभी को पता है अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा के रखे थे। किस बेसिस पर? आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है, तो ईरान क्या करेगा, सैंक्शंस लगा दिया था कि न्यूक्लियर वेपन्स ईरान नहीं बनाएगा। बट सैंक्शंस के कारण भी आप सभी देख रहे थे कि इस सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा असर उस पर पड़ नहीं रहा था, है ना, उस चीज का उस पर कोई असर पड़ नहीं रहा था। बट स्टिल अभी क्या किया जा रहा है कि इनके बीच में, अमेरिका और यूएस के बीच में थोड़ा एंगेजमेंट हो रहा है और न्यूक्लियर डील पर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इन रिटर्न द यूएस हैज प्लेस टू अवॉइड न्यू हार्श सैंक्शंस ऑन ईरान। अब यहाँ पर यूएस ने ये कहा है कि हम कोई भी जो सैंक्शंस है वो नहीं लगाएंगे। नॉट टू सीज ऑयल टैंकर्स, जो ईरान के ऑयल टैंकर्स होते हैं उन्हें सीज नहीं किया जाएगा गल्फ वाटर में। एंड नॉट परस्यू एंटी ईरान रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में जो एंटी ईरान आपका रेजोल्यूशन परस्यू किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, उसे भी नहीं किया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो रिलेशन उसको मेंटेन करने की बात की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया की जिसे हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं, वहां पर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये सारी कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर अब ये सारी कंट्रीज, आप इनका जो इंक्लिनेशन आप देखेंगे किस तरफ बढ़ रहा है, चाइना की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, चाइना की तरफ, यहाँ पर रशिया की तरफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब चाइना, यूएस क्या कर रहा है, इन कंट्रीज़ के साथ थोड़ा अच्छा जो एक नए पाथ लेकर आ रहा है और नई तरीके से यहाँ पर इंगेजमेंट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम ईरान की लोकेशन देख लेते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ये हमारा इंडिया है। ओके, दिस इज इंडिया, और ये सेंट्रल एशिया रीजन है, यहाँ पर आपको मिलेगा ईरान। ठीक है, ईरान के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कैस्पियन जो सी है उसके साथ इसकी बॉर्डर लगती है। यहाँ पर जो पर्शियन गल्फ है, आप यहाँ पर देखेंगे पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमन। ओके, ये अरेबियन सी यहाँ पर आपका आ गया, और ये गल्फ ऑफ ओमन आ गया, और ये पर्शियन गल्फ आ गया। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, क्या कैस्पियन सी मतलब ईरान की जो बॉर्डर है उसकी कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर लगती है या नहीं, और इसकी जो कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, आपको ये याद रखना है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे अजरबैजान, यहाँ पर यमन, यहाँ पे टर्की के साथ भी लगता है, इराक के साथ भी क्या है आपका बॉर्डर लगता है। सीरिया के साथ इसका बॉर्डर नहीं लगता, ये आपका यहाँ पर सीरिया है, तो ईरान का जो बॉर्डर है वो सीरिया के साथ नहीं लगता, ये आपको याद रखना है। कुवैत, यहाँ पे देखिए छोटा सा, कुवैत के साथ क्या लगता है, बॉर्डर नहीं लगता। आप ये देखेंगे, ये यहाँ तक आ जाता है आपका इराक, और ये कुवैत, ये अलग है। कुवैत जो है आपका ये पर्शियन जो गल्फ है, यहाँ पर इसकी बॉर्डर लगती है। ओके, तो आपको इसकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपका क्या है, केस स्टडी है। ठीक है, इसको आप एज अ केस स्टडी यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक्चुअली महाराष्ट्र में एक स्केड्यूल कास्ट है जिसको हम महर कास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है कि इनको जो अपर महार हैं, जो अपर महाराष्ट्रियंस हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसमें एक पूरा केस बताया गया है, किसका, एक बच्चे का, किसका, वंदना बाई, उन्होंने अपने बेटे का बताया कि अक्षय उनका जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा था, ये सारी चीज़ें, और उसका एक भाई भी था। उनको कहाँ भेजा गया, एक शॉप में भेजा गया, दुकान में भेजा गया कि कुछ सामान वो लेकर आए। ओके, और ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे, महर जो कास्ट होती है उस कास्ट से ये बिलोंग करते थे। अब जब वो लोग शॉप में गए तो वहाँ के जैसे कि कोई शॉप है, ठीक है, और उसके आसपास ही ये जो रोड है जो जा रही है, वहाँ पर किसी की जो अपर कास्ट लोग हैं उनकी बारात निकल रही थी, इस तरीके से आप कह सकते हैं, शादी का। उन्होंने जब देखा कि ये स्केड्यूल कास्ट के लोग हैं, जब देखा तो उनको क्या करने लगे, उनके पास गन वगैरह थी, सारी चीजें थी, तो उन्होंने इस पर अटैक कर दिया, जिसके कारण जो उनका बड़ा बेटा होता है इसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो उसमें मतलब ये ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं उनकी जो मतलब बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया था, जिसके कारण उनको ये कहा गया कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना, ये लोग लोअर कास्ट के लोग हैं। तो इस तरीके से जो एक तरीके से आप कास्टिज्म देख रहे हैं, है ना, स्टिल अभी भी क्या है, इंडिया में कास्टिज्म प्रिवेल कर रहा है, जिसके कारण कई लोगों की यहाँ पे जान जा रही है। तो आप देखेंगे Abhinay Deshpande reported on how community dreams to celebrate Ambedkar Jayanti was finally fulfilled only to be followed by tragedy। तो यहाँ पर उन्होंने अम्बेडकर जो जयंती थी उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, उनका एक ये जो कम्युनिटी के लोग होते हैं तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट किया। क्यों, क्योंकि जो अम्बेडकर जी थे वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने उसकी अम्बेडकर जयंती को यहाँ पर सेलिब्रेट किया, बट इसके कारण उन्होंने एक जो ट्रेजेडी है इससे यहाँ पर उसको गुजरना पड़ा। तो इसके चलते ये जो पूरा केस लगा है तो इसमें
इसमें क्या क्या लगा है, इंडियन पीनल कोड, शेड्यूल कास्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एंड आर्म्स एक्ट 1959। इसके अंडर जो जिन लोगों ने उसकी डेथ की थी, मतलब मर्डर किया था, उसको यहाँ पर क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ओके तो इसमें बस यही कहा गया, एक तरीके से आप इसको केस स्टडी के रूप में यहाँ पर यूज कर सकते हैं कहीं भी, कि ब्लीडिंग ब्लू इन नंदेद। तो अभी भी स्टिल इंडिया में जो कास्ट सिज्म है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा है, जिससे कई लोगों को अभी क्यों प्रिवेल कर रहा है, स्पेशली यहाँ पर हम देखेंगे जो आपके लोअर बेल्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आपके इसमें एजुकेशन भी आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है, लोग जो इतना ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं उनकी जो रिजिडिटी है उसके कारण ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेडिशन केस अगेंस्ट मीती पॉलिटिशियन आफ्टर आसाम राइफल्स प्लेन। तो यहाँ पर क्या है, जो एक क्रिमिनल केस रजिस्टर किया गया, किसके अगेंस्ट में, अ क्रिमिनल केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट एन इम्फाल बेस्ड पॉलिटिशियन फॉर राइटिंग एन ओपिनियन column where he alleged that the present crisis in Manipur is the creation of the Assam Rifle Unit at मंती पुखरी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं, मीती पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने जो आसाम में इस टाइम पे जो केस चल रहा है, पूरा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया था, उनका ये ओपिनियन था, ये राइट लिखा कि ये सारी जो क्राइसिस इस टाइम पर हो रही हैं, तो मणिपुर के जो राइफल यूनिट है मांगती पुखरी, उन्होंने ये पूरा सारी चीज़ें करी हैं और इसके अगेंस्ट में उस पर सेडिशन का जो केस है वो फाइल किया गया है। ओके सेडिशन क्या है आप सभी को पता है, इंडियन पीनल कोड में जो सेक्शन 124A है उसके अगेंस्ट में, और सेक्शन 153A क्या कहता है कि पर्टेनिंग टू प्रमोटिंग एमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स। तो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में क्या करना, एक दुश्मनी को पैदा करना है ना, प्रमोशन करना, जो वॉयलेंस है उसको और ज्यादा इनहेंस करना, इसके तहत यहाँ पे जो सेडिशन है उसको चार्ज किया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज जेनेरिक ड्रग्स फॉर डायबिटीज, गैस्ट्रिक इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर अलाइनमेंट्स सी हाई डिमांड। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, जो जेनेरिक ड्रग्स हैं आपकी डायबिटीज की, गैस्ट्रिक इश्यूज की, कार्डियोवास्कुलर अलाइनमेंट की, उसमें हाई डिमांड देखने को मिल रही है। स्पेशली आप यहाँ पर इसके बारे में, यहाँ पर आपकी एक स्कीम है जन औषधि केंद्र, ठीक है, ये क्या करती है, जो जेनेरिक ड्रग्स होती है उसको अफोर्डेबल प्राइजेस में बेचती हैं। आपका क्या, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र होता है, जहां पर जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, उनके द्वारा जो जेनेरिक ड्रग्स होती है उसको हाफ एंड प्राइस में, मतलब कि जैसे कि अगर आप किसी ब्रांडेड प्राइस लेंगे, उसका ब्रांड से खरीदेंगे, कंपनी से खरीदते हैं, तो वो आपको 100 रुपीज के मिल रहे हैं, बट अगर यहाँ पर आप लेने जाएंगे तो वो आपको 30 या 40 रुपीज में ही क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो इन जेनेरिक ड्रग्स हैं डायबिटीज के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज के लिए, कार्डियोवास्कुलर अलाइनमेंट्स के लिए, तो इनका हमें डिमांड बहुत ज्यादा हाई देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, जो डिमांड्स है वो 50% से कितनी हो चुकी हैं, 90% तक यहाँ पे बढ़ चुकी हैं, और हमारे पास इतनी ज़्यादा मेडिसिन अभी अवेलेबल नहीं है। उनको हमें क्या करना चाहिए, जो मेडिसिन है वो हमें लोकली जाके ऑफलाइन बेसिस पे, मतलब कि आपको जाना पड़ता है और लेना पड़ता है। पहली बात तो ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो ये कहा जा रहा है कि इन्हें ऑनलाइन अवेलेबल कराएं, जिससे कि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कंट्री में 9484 जन औषधि केंद्र यहाँ पर है, इसे अब इंक्रीज करने की बात की जा रही है कि अब कितने हो जाएंगे, टोटल 10,000 हो जाएंगे, और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं टोटल 18,000 ड्रग्स यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, 285 जो सर्जिकल आइटम्स हैं, ये सारी चीजें भी इसमें क्या की जाएंगी, अब इंक्लूड की जाएंगी। अब इस हम स्कीम के बारे में देखते हैं, ये कौन सी स्कीम है आपकी, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये आपकी नवंबर 2008 में आती है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू इसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कौन सी डिपार्टमेंट है आपका, फार्मास्यूटिकल विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए ये फार्मास्यूटिकल है, तो आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेट नहीं कर देंगे, ये आपकी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि आपका यहाँ पे केमिकल्स का, ये सारे ड्रग्स बनाने में क्या यूज होता है ना, आपका जो भी फार्मास्यूटिकल्स में इसमें केमिकल्स वगैरह ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। कब, नवंबर 2008 में। इसका जो गोल है, इसका गोल क्या है, मेकिंग जेनेरिक मेडिकेशन एक्सेसिबल टू द एवरीवन एट रीजनेबल प्राइसेस। जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो सारे लोगों को एक रीजनेबल प्राइस पर मिले, क्योंकि जो ये डायबिटीज की टैबलेट्स होती हैं, आपकी मेडिसिन होती हैं, गैस्ट्रिक होती है, वो बहुत ज्यादा प्राइस इसका हाई होता है, लोग इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। अब ये जो कैंपेन है
वो रिवैम्प होता है 2015-16 में, तब से इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया जाता है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, सॉरी परियोजना। ओके, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका नाम यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग इसकी बॉडी कौन सी है, तो द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, PMBI। तो ये सारी जो फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। इसे हम फॉर्मली ब्यूरो ऑफ फार्मा, PSUs ऑफ इंडिया भी के नाम से भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं। की फीचर्स क्या है इस स्कीम के, इंश्योर एक्सेस टू क्वालिटी मेडिसिन, यहाँ पर लोगों को एक क्वालिटी मेडिसिन इन अ रीजनेबल प्राइस पर एक्सेस कराना, एक्सटेंड कवरेज ऑफ क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एज टू रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। मतलब हमारा क्या होता था, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा था मेडिसिन पर, इसलिए उसको कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है पर पर्सन, उसे कम करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। अ पब्लिक प्रोग्राम इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, PSUs, प्राइवेट सेक्टर, NGO, सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बॉडीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। इसमें सारे जो पब्लिक प्रोग्राम्स हैं, तो गवर्नमेंट, POC सबके, जो NGO, सोसाइटीज, तो यहाँ पे सारी जो बॉडीज है वो साथ में आती हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, अब तक 2021 एंड 22 का ये डेटा है, जिसके तहत ये बताया जाता है कि PMBI ने 751.42 करोड़ यहाँ पे जो सेविंग्स की है, अप्रोक्सीमेटली 4500 करोड़ सिटीजन्स ने, मतलब कि इतना कम प्राइस हुआ जिसके कारण हम जो सिटीजन्स हैं उन्होंने इतनी सेविंग्स की है। दिस स्कीम इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद सस्टेनेबल एंड रेगुलर अर्निंग। तो यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है विद सस्टेनेबल एंड रेगुलर अर्निंग के साथ। तो ये आपकी यहाँ पर स्कीम हो जाती है। आप सभी को ये याद रहेगा, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैं यहाँ पे होप करती हूँ कि सभी ने इसका आंसर दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है आप सभी बताएंगे। तो इसमें से कौन कौन से जो प्रिंसिपल्स हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं। तो देखिए, सिक्योरिंग फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये तो आता ही नहीं है, आप सभी को पता है। ये गांधीयन जो प्रिंसिपल है, मतलब DPSP में तो आपका आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC आपका, बट ये जो गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं उसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो जाता है। तो इसमें से जिसमें ऑप्शन नंबर 1 है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में भी ऑप्शन नंबर 1 है, स्टेटमेंट 1 है, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हुआ। कौन सा बचता है आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये तो कितना इजी था, अगर आपको एक चीज के बारे में भी पता हो तो आपने इनडायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर लिया, इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पे आप बताइए किस किस के आंसर यहाँ पे सही थे और किस किस के आंसर यहाँ पर गलत थे। अब देखिए गांधीयन प्रिंसिपल क्या क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो आपका आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48, दीज आर दी गांधीयन आइडियोलॉजी। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ये आपका आर्टिकल 40 में आता है। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरिया। आपको देखो गांधीयन प्रिंसिपल मेनली जो रूरल एरिया से रिलेटेड ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगी, ग्राउंड लेवल की, है ना, जैसे कि आपको एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC STs, अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये आपका किसमें आ जाता है, आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 की बात करते हैं, द प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। जो मतलब हमें जो ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं, उसका कंजप्शन नहीं करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ के लिए क्या हो सकता है, इंजीरियस हो सकता है। प्रोहिबिट ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, काफ्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। यहाँ पे जो काउज हैं, काफ्स हैं और कोई भी यहाँ पे जो कैटल्स हैं, तो उनके ब्रीड को इंप्रूव करना है हमें, ना कि उन्हें स्लॉटर करना है। तो उसका पूरा प्रोहिबिशन कहा गया है आर्टिकल 48 में। तो दीज आर दी गांधीयन आइडियोलॉजी अंडर दी DPSP। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। तो चलिए आज इतने ही आर्टिकल थे, क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए, सारी चीजें कर ली। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना है। ठीक है, तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।